भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास है। इस जनसंख्या में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास आज भी रोजगार नहीं है। हालांकि अभी कोविड-19 की सिचुएशन के चलते भी काफी लोग बेरोजगारी की श्रेणी में आ चुके हैं और अगर नहीं आए तो कुछ समय में आ जाएंगे। कई ऐसी कंपनियां हैं जो बंद होने के कगार पे पहुंच चुकी है और कुछ ऐसी कंपनियां तो ऐसी है जो बंद हो चुकी है। इसके चलते काफी लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और भविष्य में और भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रोजगार होते हुए भी वे दिन रात एक ही बात सोचते रहते हैं कि क्यों ना कोई साइड बिजनेस शुरू कर लिया जाए जिससे हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो सके। अब ये जॉब वाले भी ऐसा सोच रहे हैं, इसका कारण क्या है? पहला कारण तो है कि उनको उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती। दूसरा कारण है कि उनके बॉस के साथ उनकी बनती नहीं है। ठीक है, ऐसे कई कारण हमारे को आम तौर की जिंदगी में देखने को मिल जाते हैं। प्राइवेट जॉब करने वाले यानी प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों के साथ तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो लोगों के साथ उतना जुल्म नहीं होता जितना प्राइवेट कंपनियों में रहने वालों के साथ होता है या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के साथ होता है। तो कैसे शुरू करें अपना ये बिजनेस, कैसे स्टार्ट करें और कौन सा बिजनेस हो, क्या क्या जरूरी है हमारे बिजनेस को शुरू करने के लिए, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज की इस वीडियो में फुल टाइम बिजनेस की बात नहीं करेंगे। हम आज सिर्फ साइड बिजनेस की बात करेंगे जो अधिकतर लोग अपने जीवन में सोचते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रख लेना, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको अपना टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस को समय नहीं दे सकते, आप अपने काम को समय नहीं दे सकते, अगर वो बिजनेस चाहे छोटा है या बड़ा है, आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं दे सकते तो आपका बिजनेस सक्सेस कभी नहीं हो सकता। हम मुकेश अंबानी की बात कर लेते हैं क्योंकि मुकेश अंबानी को सभी लोग आसानी से जानते हैं, रिलायंस कंपनी के मालिक। अगर मुकेश अंबानी अपना काम स्वयं ना करके अपने एम्प्लॉय के भरोसे छोड़कर उनसे करवाए, क्योंकि वो एबल है, इतने सारे एम्प्लॉय रख सकते हैं, उन्होंने रख भी रखे हैं और एम्प्लॉय भी भर्ती कर सकते हैं ताकि उनका जो टाइम है वो एकदम फ्रीली बीते। वो सिर्फ फ्री होकर बैठे रहे एसी के नीचे, कंप्यूटर चलाते रहे, गेम खेलते रहे, पबजी करते रहे, इस तरीके का काम करते रहे और उनके लिए वर्कर काम करें। आपको क्या लगता है कि ऐसा करके मुकेश अंबानी उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जिस मुकाम पर वो आज हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। अब मेरी इस बात का मतलब क्या है? अब मान लीजिए कि आप छोटा मोटा व्यवसाय करने के लिए एबल हैं और आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके एक मशीन भी लगा दी, 2-3 एम्प्लॉय भी ऐसे हायर कर लिए जो उस काम को अच्छे तरीके से जानते थे। कुछ समय बीतने के बाद में अगर वो एम्प्लॉय आपका व्यापार छोड़कर चले जाते हैं तो आपको तो उस काम की एबीसीडी भी नहीं पता। और अगर आप नए एम्प्लॉय को हायर भी कर लेते हैं, एबल हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना एक काम कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं या कहीं पर भी आप लगे हुए हैं, कहीं से आपका इनकम का और अदर सोर्स है, लेकिन आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप मोहताज हो जाएंगे अपने एम्प्लॉय के। इसीलिए मैंने कहा कि मुकेश अंबानी इतने बड़े नाम होते हुए भी वो अपना काम स्वयं करते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं रहते, अपने काम की देखरेख स्वयं करते हैं। हालांकि उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं लेकिन फिर भी उन्हें पता रहता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आज कौन सा काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से आपको टाइम का मैनेज करना है अपने काम के लिए। अब आपने अपने काम के लिए समय निकाल लिया, तो काम कौन सा करें जिससे लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा हो? तो यहां एक बात जान लीजिए दोस्तों कि कोई भी काम, आप चाहे कोई भी काम शुरू करिए, शॉर्टकट कभी मत अपनाना। क्योंकि एक स्लोगन है, एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस दिन आपने शॉर्टकट ले लिया, आप ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाएंगे। क्योंकि सफलता धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़कर ही मिलती है। आप 2-2 सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे।
तो दोस्तों, आपको अपने हर काम के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करने पड़ेंगे, हो सकता है कि रातों की नींदें हराम करनी पड़े, तब कहीं जाकर आपको सफलता मिलेगी। शुरुआत में ही अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास पैसों का ढेर लग जाए, तो ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। अब कुछ और बातें जो आपके साइड बिजनेस के लिए जरूरी है, वो है जानकारी। तो सबसे पहले तो आप अपने बिजनेस की संपूर्ण जानकारी हासिल कीजिए, जो आज के समय में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कई ऐसे साधन मौजूद है जहां से आप किसी भी बिजनेस के बारे में बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब और गूगल पर जाइए और आप अपने बिजनेस का आइडिया लिखिए, टाइप कीजिए और उसकी पूरी डिटेल्स आपको निकल कर आ जाएगी। यहाँ तक कि YouTube के ऊपर कई सारी ऐसी वीडियो बनी हुई है जो स्मॉल बिजनेस के लिए या यहाँ तक कि बड़े बिजनेस के लिए भी आपको आइडियाज दे देती है। उसके अंदर क्या लागत आएगी, कितने आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कितने आपको लोगों की ज़रूरत है, कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना मुनाफा होता है, वगैरह वगैरह, इन सब की आपको जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। अब यहाँ एक बात और, मान लेते हैं कि आप YouTube पर वीडियो देख के अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब आपने YouTube से जानकारियाँ कुछ हासिल करी है, तो किसी एक वीडियो पर भरोसा ना करके मैं ये चाहूँगा कि आप कई सारी वीडियो देखें। कोई अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जिसने ये काम पहले कर रखा है, तो आप उससे मिल के आए, पर्सनली मिलें। जिस कंपनी से आप अपनी मशीनें खरीदते हैं, तो उनसे जाके बात करें, लोगों की रिव्यू लें। अब यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक उद्योग है, स्मॉल यानी एक छोटा लघु उद्योगी है, जिसके बारे में अखबार में सबसे ज़्यादा ऐड आती है, वो है पत्तल दोना उद्योग। और ये आज से नहीं, मैं जब छोटा था तब से इस उद्योग के बारे में सुनता रहा। अब इस उद्योग के लिए, अच्छा, इसको देख के एक बार मेरे भी मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि इस उद्योग को करते हैं कम लागत के अंदर, अच्छी पूंजी के बारे में बताते हैं, और ये लोग कहते हैं कि महीने का आप 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और ये 30 से 40 हज़ार ये पिछले 15 से 20 सालों से लिखते आ रहे हैं। 30 से 40 हज़ार तो जिन लोगों ने लगा रखे हैं वो तो करोड़पति बन जाने चाहिए थे अभी तक, क्योंकि उस टाइम 30-40 थे, आज तो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के आसपास वो इनकम करते होंगे अपनी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि पत्तल दोना उद्योग की जब आप मशीन लेने के लिए जाएंगे, तो आप उससे पूछेंगे कि हाँ जी मशीन कितने की है, वो आपको बताएगा कि जी आपको 30,000, 35,000, 40,000 अलग अलग आपको रेंज की मशीन दिखा देगा। इसमें सिंगल डाई है, इसमें डबल डाई है, और इसमें इतना हीटर है, इसमें इतने वोट का हीटर है, वगैरह वगैरह, वो सारी बात आपको बता देगा। लेकिन जो इसमें ज़रूरी बातें हैं वो आपको नहीं पता रहेंगी। जैसे सबसे पहली बात तो, आप जब उस मशीन को लेके आएंगे तो आपको उसको ऐसे कमरे में सेटअप करना पड़ेगा जहाँ पर ठंड कम हो, क्योंकि आप यूँ मान के चलिए कि वहाँ पर आप कूलर या एसी का तो यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें हीटर लगा हुआ है, तो हीट चाहिए, और कूलर एसी अगर आपने चलाया तो वो ठंडा हो जाएगा, हीटर काम नहीं करेगा। नंबर 2, उसका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के लिए उसके अंदर एक पेपर रोल आता है। उस पेपर रोल के बीच में एक गत्ता लगा हुआ होता है। अब आप मान के चलिए कि अगर आपने 100 किलो पेपर रोल रॉ मटेरियल अगर परचेज किया है, तो उसमें अगर 5 किलो का गत्ता निकल गया तो वो गत्ता आपके लिए वेस्ट है। दूसरी बात, उस गत्ते को भी उस पेपर के हिसाब से ही तोला जाता है, और उस पेपर का ही रेट उस गत्ते का लिया जाता है, जो कि बाद में रद्दी के भाव बिकता है, तो वहां पर आपको लॉस उठाना पड़ता है। नंबर 2, जितनी वो प्रोडक्टिविटी बताते हैं कि भाई आप एक दिन के अंदर इतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, उतना होता नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर, इन सब पहलुओं को आप जानकर, गौर करके इनके बारे में, तभी आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा, वरना आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। और ये हानि छोटी मोटी नहीं होगी, बहुत बड़ी होगी। सबसे पहले तो वो आपके मानसिकता पर क्षति करेगा, लॉस करेगा, आपको हानि पहुंचाएगा। ठीक है, मानसिकता कैसे? क्योंकि आपने अगर एक बार कोई बिजनेस शुरू करके और आपने नुकसान उठा लिया, तो दूसरी बार आप कोई किसी बिजनेस में हाथ डालने के बारे में सोचेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। 10 बार आपको किसी भी बिजनेस में हाथ डालने से पहले 10 बार आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नहीं यार, पिछली बार ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, करूं या नहीं करूं, नहीं जो भी अच्छी है, मैं कहीं और जाता ही नहीं। तो सबसे पहले तो वो आपकी मानसिकता पर चोट करेगा। दूसरी चीज, आपके बैंक बैलेंस पर भी
चोट करेगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको नुकसान उठाना पड़ता है तो 40-50 हज़ार तो आप मशीन में इन्वेस्ट कर चुके हैं। उसके अलावा आपने अगर 1 या 2 मजदूर हायर किए हैं तो आप उनको 7-8 हज़ार भी देते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपया उनका, 5 हज़ार के आसपास आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और कम से कम 3 से 4 महीने तो आप इस बिज़नेस को रन करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि लाते ही आपको पता लग गया कि नहीं इसके अंदर तो इतना सारा नुकसान हो रहा है, अपने को तो बंद करना है। कम से कम आप 3-4 महीने तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, और उन 3-4 महीनों के अंदर आप कर्ज के बोझ तले दबते चले जाएंगे और उससे जीवन भर उभरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने बच्चों को भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने नहीं देते, और उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक बार इस तरीके से हानि झेली हुई है। तो दोस्तों, आपके साथ ऐसा कभी ना हो, इसलिए आपको अपने बिजनेस के हर पहलू पर गौर करना होगा, उसके प्लस और माइनस हर चीज को आपको समझना होगा। ये सब बातें मैं आपको डिमोरलाइज करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा। आप मेरी बातों का गलत मतलब तो बिल्कुल भी मत निकालिएगा। मैं सिर्फ अपने विचार आपसे साझा कर रहा हूं। मैं जो सोचता हूं किसी बिजनेस के बारे में या किसी चीज के बारे में, मैं सिर्फ वो बातें आपको बता रहा हूं। उन गलतियों के बारे में बता रहा हूं जो अक्सर हम अपनी नासमझी के कारण कर बैठते हैं। अब नासमझी का मतलब गलत नहीं है कि आप समझदार नहीं हैं, आप बेवकूफ इंसान हैं, नहीं। नासमझी इसलिए क्योंकि हम उसके हर पहलू पर गौर नहीं करते। अंत में एक बात और, आप चाहे कोई भी बिजनेस शुरू करें तो एक बार उसका लेवल छोटा ही रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत में ही उसको एक बहुत बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। जैसे मान लेते हैं कि आप बेकरी का काम शुरू करना चाहते हैं और आप शुरू में ही उसमें ब्रेड भी बना रहे हैं, टोस्ट भी बना रहे हैं, बिस्कुट भी बना रहे हैं, केक भी बना रहे हैं, और जो भी बेकरी के सारे आइटम होते हैं वो सभी आप तैयार कर रहे हैं। ऐसे में आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो माल है आपको कहाँ बेचना है, कितने आपके शहर में, आपके गांव में, आपके आसपास के एरिया में कितना कंज्यूम होता है प्रोडक्ट आपका, ठीक है? तो वो सब बातों पर आपको गौर करना होगा। अब वो गौर कब होगा? जब आपका छोटा लेवल होगा। मान लेते हैं कि आपने बेकरी शुरू करी और आप शुरुआत में सिर्फ बिस्कुट तैयार करते हैं, तो आपको पता लग गया कि बिस्कुट की खपत कितनी है, तो उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे आप मार्केट में फिरेंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई इसमें बिस्कुट के साथ साथ ब्रेड की भी मांग है, तो आप ब्रेड बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता लगा कि नहीं टोस्ट की भी मांग हो रही है, तो आप टोस्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता लगा कि जो आप पिज्ज़ा वगैरह का जो बेस लेके आते हैं वो भी आजकल बेकरी से ही तैयार होता है, रेडीमेड आता है, कोई भी बनाता नहीं है जैसा हम टीवी में या डिस्कवरी वगैरह पर देखते हैं। तो वो जो आप जो उसका बेस तैयार करने का जो सीन है वो आपको पता लगा कि इसका बेस भी काफ़ी डिमांड में है, तो आप उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दीजिए। तो छोटे लेवल से शुरू करके आप हायर लेवल पर पहुंचे। स्टार्टिंग में ही अगर आपने सब कुछ शुरू कर दिया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करूंगा कि आप जिस भी काम में हाथ डालें वहाँ सक्सेस ही आपको हासिल हो, लेकिन हर पहलू की बात हो रही है, इसलिए एक बार स्टार्टिंग छोटे लेवल से। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और एक सब्सक्राइब का बटन आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, तो उस सब्सक्राइब के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें। साथ ही अपने विचार मुझसे ज़रूर साझा करें ताकि आगे इसी प्रकार की कुछ और क्यूरियस भरी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूं। धन्यवाद।